BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकीजा मई। दहाइयों से पाकिस्तान में आबाद बंगाली आज भी शहरियत के हक से महरूम। शनाख्ती कार्ड न होने के सबब मुलाजमतों के मौके नदारत, लेकिन शहरियत क्यों न मिल सकी? एक तो बांग्लादेश बनने की वजह से वैसी नफरत का शिकार हुए कि इन्होंने देखें जी हमसे अलग हो गए, तो जो यहाँ रह गए उनको हमेशा नफरत की निगाह से देखा गया। भारत में नरेंद्र मोदी हुकूमत का आखिरी बजट पेश हुआ। हुकूमत ने 10 करोड़ गरीब खानदानों को हिफ्ज़ान सेहत के लिए मुफ्त बीमे की सहूलत का ऐलान किया। और ईरानी निजात जर्मन अदाकारा नाज नौरोजी की पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आमद और अपनी पहली फिल्म की नुमाइश से पहले BBC उर्दू के साथ खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान में आबाद बंगालियों को सुकूत ढाका के बाद से अपनी कौमी शनाख्त के लिए बहरान का सामना रहा और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद उन्हें पाकिस्तान का शहरी तस्लीम ही न किया गया। बावजूद इसके कि कराची और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उनकी तादाद लाखों में है। सन 2004 के बाद जब से पाकिस्तान ने शनाख्ती कार्ड से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात को कंप्यूटराइज किया, पाकिस्तानी बंगालियों की ज़िंदगी अजीरन हो गई। शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। अमारा इब्राहिम हैदरी में अपने घर में एक आरजी स्कूल चलाती हैं। वो उन लाखों बंगालियों में से एक हैं जो 3 नस्लों से यहाँ रह तो रहे हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तानी नहीं माना गया। मैं क्यों पाकिस्तानी नहीं हूँ जब हमारे पूरी फैमिली यहीं पैदा हुआ है, हमारा पूरा आबा अजदाद पाकिस्तान में पैदा हुए, तो हमें बंगाली शो करके क्यों नहीं दिया जाता है आइडेंटिटी कार्ड? अमारा की तरह हर साल हजारों बंगाली बच्चों को पढ़ाई छोड़ना पड़ती है क्योंकि बिना शनाख्ती कार्ड के वो इंटर से आगे दाखला नहीं ले सकते। और सिर्फ दाखला क्या, पाकिस्तान में बसने वाले बंगाली शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से नौकरियां पाने, शादियों की रजिस्ट्रेशन, जायदाद की खरीदो फरोख्त, शहर से बाहर सफ़र करने और वोट डालने के हक से भी महरूम हैं। पाकिस्तान में रहने वाले बंगालियों का मसला नस्ली पहचान से ज़्यादा पेचीदा तारीख का है और वो बंगाली जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं उनकी भी कोई कौमी शनाख्त नहीं और वो भी एक तरह से स्टेटलेस यानी बिना मुल्क के ही हैं। नसीमा कालीन बुनकर हर महीने 6,000 रुपए कमाती हैं। उनके वालिद और भाई इस खौफ से बंगाली कॉलोनी से बाहर नहीं निकलते कि बिना शनाख्त के कहीं पुलिस से आमना सामना न हो जाए। और वो बंगाली जिन्हें इलाके की छोटी फैक्ट्रियों में काम मिल भी रहा है, उनका भी बड़े पैमाने पर इस्तेहसाल हो रहा है। बंगाली बेचारियों के साथ ये मसला हुआ कि एक तो बांग्लादेश बनने की वजह से वैसी नफरत का शिकार हुए कि इन्होंने देखें जी हमसे अलग हो गए, तो जो यहाँ रह गए उनको हमेशा नफरत की निगाह से देखा गया और उनको पीछे धकेला गया हर मामले में कि ये तो गद्दार हैं, देखो जी इन्होंने ज़्यादती की। और बज़ाहिर यही वजह है कि उन्हें पाकिस्तान की शहरियत दिलाने के लिए कभी भी कोई संजीदा कोशिश की ही नहीं गई। यहाँ लोगों के अंदर एक नफ्सियाती कैफियत तारी हुई है कि जिस मुल्क के लिए हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी, जिस मुल्क के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनतें की, इस मुल्क की बुनियाद को हमने मजबूत किया, मजबूत करने के बाद हमारी औलादें तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, हमारी औलादों को रोजगार के लिए हमारे औलाद जा नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले तकरीबन 15 लाख बंगाली समझते हैं कि इसके बावजूद कि वो तकसीम से पहले से कराची में आबाद हैं, सिर्फ वोट की ताकत न होने के बायस सियासतदानों के लिए उनकी कोई हैसियत नहीं। और यही वजह है कि सकूते ढाका के 46 साल बाद भी वो शक के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। शुमाइला जाफरी, BBC कराची। कुछ अर्सा पहले कौमी असम्बली की एक पार्लिमानी कमेटी ने हुकूमत को सिफारिश की थी कि हुकूमत पाकिस्तान में रहने वाले बंगालियों को शहरियत देने के लिए आइन में तरमीम करे। BBC की शुमाइला जाफरी ने मुस्लिम लीग नून के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुशाहिदुल्लाह से इस कदर तवील ताखीर की वजह पूछी। मेरी भी यही राय है कि तमाम बंगाली जो 40 साल से अगर कहीं रह रहे, 70 साल तो इस मुल्क को बने हुए हैं, और बंगाली जो है वो उस तरह से कोई महाजर नहीं है। ये एक ज़माने में बंगाली पाकिस्तानी ही थे ना,
और फिर जब पाकिस्तान टूटा है तो बहुत सारे बंगाली कराची में रहते थे। उस टूटने की वजह से अगर कुछ लोगों ने ऑप्ट कर लिया वेस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त था उसमें रहना, जो अब पाकिस्तान है, तो उनका एक हक बन जाता है, उनको दे देना चाहिए। ये डिसीजन, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, ये क्यों नहीं लिया गया अभी तक? इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन हम बड़ी हमदर्दी से देख रहे हैं इसको, और आजकल ये सिलसिला काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारी मीटिंगें उनसे मुस्तकिल हो रही हैं। गवर्नर सिंध ने 1 से ज़ायद मरतबा मीटिंग की है। क्या ये मामला जो है पार्लियामेंट में उठाया गया कभी? देखें, बात ये है कि कुछ ज़्यादतियाँ हम लोगों ने की हैं। मसलन बिहारी हैं, ठीक है, बिहारी वो थे जो पाक फ़ौज के साथ लड़े थे 70-71 में, और उनको गाजर मूली की तरह वहाँ पे काट दिया गया था। बेशुमार आज भी 2-2.5 लाख वहाँ पे कैंपों में बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल वो बेनिफिशरी पाकिस्तान टूटने के तो भुट्टो साहब थे ना, यहाँ वज़ीर आज़म वो बन गए थे, तो उनको तो इसको उठाना चाहिए था। वो नहीं है तो उनकी पार्टी को उठाना चाहिए, उनके कभी भी नहीं उठाया। MKM ने भी अगर कभी बात की है, एक ज़माने में ज़्यादा करते थे, वो बिहारियों की बात करते थे, बंगालियों की नहीं करते थे उस तरह से। हम अभी कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे उनके साथ मीटिंगें हुई हैं, उनसे काफ़ी बात आगे बढ़ चुकी है, और अब कोई ना कोई उसका नतीजा जो है निकलेगा इंशाल्लाह। तो सर किस किस्म की बातचीत जो है वो उनसे चल रही है? का जो फंडामेंटल थ्रस्ट तो यही है ना कि उनको मतलब कि पाकिस्तान का शहरी जो है वो तस्लीम किया जाए और कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं, पता नहीं कब चल रहे। तो सर इसमें किस किस्म की मुश्किलें हो सकती हैं? उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है। देखें ना, बात यह है कि असल तो सिटीजनशिप ही है ना उनकी, और वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है जो किसी ना किसी गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी को बहुत ज़्यादा उस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उनकी ऐसा उस तरह से अहमियत नहीं है, लेकिन मुखालफत हर चीज़ की हिमायत अगर हो तो मुखालफत को कहीं ना कहीं होती है। आइए देखते हैं कि इस मौजू पर हमारे सोशल मीडिया के सफ़हात पर आप क्या कह रहे हैं। फरमान अली ख़ान लिखते हैं, ये वो हुब्बुल वतन अफराद हैं जिन्होंने मुल्क के टूटने की मुखालफत की थी। शर्म की बात है कि 1971 से आज तक शहरियत नहीं दी गई। बशर हरिफाल का कहना है कि बंगालियों को शहरियत दी जा सकती है तो फिर अफ़गानियों को भी देनी चाहिए। फंदम अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान पर महाजरीन का पहले ही बहुत बोझ है, कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सिंध के सूबाई वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की मीर हज़ार ख़ान बजरानी और उनकी अहलिया की लाशें कराची में उनकी रहाइश गाह से मिली हैं। सूबाई हुकूमत के मुताबिक हलाक शुदगान के सर पर गोलियाँ लगी हैं और मज़ीद तफसीलात पोस्टमार्टम और तफ्तीश के बाद ही सामने आ सकेंगी। म्यांमार के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी एलची यांगी ली का कहना है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की जो इज्तिमाई कब्रें मिली हैं वो नस्ल कुशी को जाहिर करती हैं। उन्होंने कहा कि इज्तिमाई कब्रों की सही तौर पर तफ्तीश होनी चाहिए। म्यांमार की हुकूमत नस्ल कुशी के इल्ज़ामात की तरदीद करती रही है। दुनिया भर में गुज़िश्ता रात आसमान पर एक अनोखा मंजर देखा गया कि जब 3 कमरी वाक़यात बैक वक्त रूनुमा हुए। लोगों ने सुपर ब्लू ब्लड मून यानी बड़ा नीला और लहू रंग चांद देखा। 1.5 सदी से ज़्यादा अरसे में पहली बार ऐसा मंजर देखने में आया है। आखिरी बार इस तरह का मंजर दुनिया वालों ने 1866 में देखा था। लेकिन इस नज़ारे के पीछे साइंसी हक़ाइक़ हैं क्या? तफसील के साथ नुसरत जहान। पूरी दुनिया में लोगों ने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसका बरसों भी इंतजार करना पड़े तो कम है। इस अनोखे कमरी वाक़े को सुपर ब्लू ब्लड मून का नाम दिया गया। इस तरह के कमरी वाक़े के पीछे की साइंसी वजूहात क्या हैं? एक साथ 3 चीजें हुई हैं। एक तो ये कि चांद जमीन के करीब था इसलिए थोड़ा बड़ा दिखाई दिया, जिसे हम सुपर मून कहते हैं। दूसरा ये कि उसी वक्त चांद ग्रहण भी था जिसमें चांद पर जमीन का साया पड़ता है। तीसरी चीज ये हुई कि 1 महीने के अंदर दूसरी बार पूरा चांद दिखाई दिया। ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अमेरिका के बाज़ हिस्सों में चांद का रंग उस वक्त लाल हो गया जब सूरज की रोशनी जमीन से होकर चांद पर पड़ी। बेशतर ममालिक में सुपर मून सबसे बेहतर शाम के वक्त देखा गया जब अंधेरा होना शुरू ही हुआ था। अमेरिका के बाज़ हिस्सों में ये चांद थोड़ा और बड़ा नजर आया। दुनिया के दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ मौसम ने साथ दिया, आसमान मामूल से 10% बड़े और 15% ज्यादा चमकते हुए चांद से रोशन हुआ। इस तरह के मनाजिर का दारोमदार मौसम पर भी होता है।
इस वाक़े के बाद चांद एक बार फिर खलाई माहिरीन की दिलचस्पी का मरकज बन गया है। 49 बरस पहले नासा ने पहली बार अमेरिकी खलाबाजों को चांद पर उतारा था और इस बरस इंडिया और चीन अपनी अपनी खिलाई गाड़ियां चांद पर उतारने जा रही हैं। लेकिन जमीन पर रहने वालों को चांद के अनोखे नज़ारों के लिए ऐसे वाक़यात का इंतजार करना होगा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखिएगा, इंडियन हुकूमत का नए बजट में 10 करोड़ लोगों को मुफ्त बीमा फराहम करने का ऐलान। और मिलिएगा ईरानी निजात जर्मन अदाकारा नाज नौरोजी से, जिन्होंने बॉलीवुड के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। इंडिया में वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क में 10 करोड़ गरीब ख़ानदानों को हिफ्ज़ान सेहत के लिए मुफ्त बीमे की सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत का आखिरी बजट पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली ने बताया कि बीमे की स्कीम के तहत हर ख़ानदान को 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इंश्योरेंस मिलेगी और 50 करोड़ लोग इससे फैज़याब होंगे। मैडम स्पीकर, मैडम, 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा ये सरकार उपलब्ध करवाएगी। और इसी मौजू पर मजीद बात करने के लिए दिल्ली से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं नामनिगार सुहेल हलीम। सुहेल हलीम साहब, बजट की अहम बातें क्या हैं? शफी, सबसे बड़ी बात तो यही हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है, जिसमें जैसे अरुण जेटली कह रहे थे कि 50 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। यानी अमेरिका और रूस की अगर मजमूई आबादी भी देखी जाए तो 50 करोड़ नहीं होती। इसके अलावा 3 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। देही इलाकों में गरीबों के लिए 51 लाख मकान बनाए जाएंगे। 8 करोड़ गरीब औरतों को गैस के फ्री कनेक्शन, करोड़ों घरों में फ्री बिजली। फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन यही सवाल उठाया जा रहा है कि इस सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो रद्द-ए-अमल किस किस्म का है? रद्द-ए-अमल है क्या? शफी, अब से कुछ देर पहले कांग्रेस की तरफ से उसके साबिक वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने एक बुनियादी सवाल ये किया कि अगर 50 करोड़ लोगों को आपने ये सहूलत फराहम की है हिफ्ज़ान सेहत के इंश्योरेंस की, और उनमें से अगर सिर्फ 10% भी जो उनका एंटाइटलमेंट है वो क्लेम करते हैं, यानी हर फैमिली सिर्फ 50,000 रुपये का भी क्लेम करे, तो एक साल में 5 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो उन्होंने यही बुनियादी सवाल उठाया कि जब इतना बड़ा आपने ऐलान किया है तो ये भी बताइए कि इसके लिए रकम कहाँ से आएगी। दूसरे माहिरीन का ये कहना है कि इंडिया में इसी साल 8 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने हैं और आइंदा बरस पार्लियामेंट के इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो गवर्नमेंट की जो लार्जर स्ट्रैटेजी है वो देही इलाकों में किसानों को ये पैगाम देने की है कि हमारी तरजीहात की फहरिस्त में आप सबसे ऊपर हैं। तो सुहेल हलीम, आपने इंतखाबात की बात की, लेकिन आज भी तो कुछ ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने आए हैं, तो बीजेपी के लिए कैसी खबर आई है? काफ़ी ख़राब है शफ़ी, क्योंकि ये तीनों ज़िमनी इलेक्शन जो थे ये राजस्थान में हुए हैं, 2 पार्लियामेंट के और 1 असेंबली के, और तीनों में कांग्रेस जीती है। तो पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्लीन स्वीप थी बीजेपी की वहाँ, और वहाँ बीजेपी की असेंबली में भी हुकूमत है। इसलिए बीजेपी के लिए ये काफ़ी ख़राब खबर है कि तीनों सीटें कांग्रेस के हक़ में गई हैं, जिससे इशारा ये मिलता है कि गुजरात के बाद अब कांग्रेस वापसी की राह पर है। सुहेल हलीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में फिल्मी सनत की बहाली के बाद अब दीगर ममालिक के अदाकार भी यहाँ काम करने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, जिनमें ईरानी नजाद नाज नौरोजी भी शामिल हैं। उन्होंने बॉलीवुड से फिल्मी दुनिया में कदम रखा और पाकिस्तान में उनकी पहली फिल्म मान जाओ ना कल रिलीज़ हो रही है। कराची में हमारे साथी रियाज सुहेल ने उनसे बात की और पूछा कि इस फिल्म में उनका किरदार क्या है। शादी एक साजिश है जो हमें घर से बाहर निकालने के लिए बनाई जाती है। तो वो फिल्म एक्चुअली यही लड़की के बारे में है, रानिया, और सो वो इनको शादी नहीं करना है और एक्चुअली बहुत फ़नी है, लेकिन इट्स अ फैमिली मूवी ऑल्सो, क्योंकि आई एम श्योर कि आम लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं कि स्पेशली नाउ मैं भी ऐसे ही हूँ कि मुझे एक्चुअली अभी शादी नहीं करना है,
मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार शादी करोगे तो क्या होगा, लाइफ ख़त्म होगा। तो रानिया भी यही सोचती है। तो इट्स लिटिल बिट नाइस रोम-कॉम अबाउट दिस गर्ल। जब आपने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया तो पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन बैनुल-अक़वामी तौर पे थोड़ा डिफरेंट है। किसी ने रोका नहीं कि वहाँ पे हालात ख़राब हैं, सड़कों पे ये हो जाता है, ना जाएं? वो जंग नहीं है, वैसे मैंने तो नहीं देखा है। और इट्स वेरी क्लोज टू बॉम्बे एक्चुअली। कराची इज़ थोड़ा सा डिफरेंस है, वरना कुछ भी कल्चर भी वैसा सेम है। तो बहुत अच्छा है एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कराची और लाहौर भी। तो आपको कई ज़बानें आती होंगी या आपने सीखी? फ़ारसी, ईरान की वजह से ऑब्वियसली, जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू। जब मैं बॉम्बे आ गई तो मैंने सोचा यार मैं ऐसे फ़िल्म करूँगी, लेकिन मुझे हिंदी सीखना तो नहीं है, इंग्लिश में करूँगी ना, वो लोग दब करेंगे। फिर मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता है हिंदी सीखना पड़ेगा। तो आप जब स्क्रीन पे आती हैं तो आपसे लोग ये क्वेश्चन करते हैं क्या आपका ताल्लुक़ तो ईरान से है, वहाँ पर तो काफ़ी रुकावटें हैं, पाबंदियाँ हैं? हाँ, पाबंदियाँ हैं, लेकिन आपने अगर आप अभी देखें, हम लोगों को बहुत सारे ऑस्कर्स मिले हैं, हम लोग फिल्में बना रहे हैं, लेकिन जो भी हो रहा है पॉलिटिकली अभी, उसके वजह से वी कांट बी बिग। ऐसा है कि जब आप बाहर काम करते हैं, ईरान में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो आएगा कि हिजाब और ये सब, तो चूज़ करना पड़ेगा ना। तो मैंने बॉलीवुड को चूज़ किया बचपन से। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि डांस इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो मेरा बॉलीवुड फिल्म था उनके लिए तो मुझे 1 साल के लिए डांस क्लासेस मिला कि मुझे करना है, रोज़ डांस क्लासेस करना है, सीखना है, और यू हैव टू बी द बेस्ट। अदरवाइज़ बहुत सारे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत बहुत अच्छे तरीके से डांस करते हैं। नाज नौरोज़ी रियाज सुहेल से बात कर रही थी। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामी। इसके साथ ही से अरबीन इख्तिताम को पहुंचा। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।